हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू विदेन एजुकेशन। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि ये हमारा फोर्थ पार्ट है लिटरेरी टर्म्स पर बेस्ड। और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है टीजीटी और पीजीटी के एग्जाम के पर्पज से भी, और बाकी जितने भी लिटरेचर बेस्ड एग्जाम आपके हो रहे हैं या फिर होने वाले हैं। तो चलिए आइए देखते हैं इस वीडियो में क्या खास हमें मिलने वाले वर्ड्स। और ये यकीन मानिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपको इसमें मिलेंगे। अगर आपने देख लिया तो आपका एग्जाम में एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होने वाला। तो हमारा जो पहला लिटरेरी टर्म है वो है फैबल। फैबल का मतलब होता है, आप कह सकते हैं, नीति कथा। जब एक छोटी सी स्टोरी किसी मोरल को दिखाने के लिए या समझाने के लिए एनिमल कैरेक्टर या फिर इनएनिमेट ऑब्जेक्ट के थ्रू, एनिमल कैरेक्टर होंगे और इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स होंगे उसके थ्रू हमें कुछ ऐसी स्टोरी बताई जाएगी जिसमें क्या मिलेगा, हमें मोरल मिलेगा। उसे कहते हैं, जिसे हिंदी में आप कह सकते हैं नीति कथा। आपने सुना होगा नीति, यानी हमें ये मोरल सिखाया जाता है कि हमारे लिए क्या सही है और क्या गलत है। किसके थ्रू? एनिमल्स और इनएनिमेट ऑब्जेक्ट के थ्रू, जैसे एशप्स फेबल्स। नेक्स्ट देखते हैं, रिवर्स क्या है। आपको पहली बात वर्स पता होना चाहिए। वर्स क्या होती है? वर्स होती है जो पोइट्री की जो लाइंस होती हैं उसको कहते हैं वर्स। फ्री वर्स यानी कि जिसमें फ्रीडम होती है, जिसमें इस बात का ध्यान नहीं रखना होता है कि उसमें कौन सा मीटर होगा या क्या लाइन लेंथ होगी उस हमारी पोइट्री की, उसे कहते हैं फ्री वर्स। यानी जब कोई पोइट्री ऐसी हो जिसमें रेगुलर मीटर या फिर लाइन लेंथ की जरूरत ना पड़े, अपनी जो नेचुरल स्पीड है राइटर की उसी रिदम में वो लिखता जाता है, ये बिना ये सोचे कि हमारा जो ये स्टैंड है ये 4 लाइन्स का होगा या 5 लाइन्स का होगा। उसके मन में कोई दुविधा नहीं होती है। जैसे वॉल्ट विटमैन और जो अमेरिकन पोइट थे, उन्होंने इसे डेवलप किया था। मतलब आप नेचुरली लिखिए, जो आपका मन कर रहा है वो लिखिए। इसके हॉपकिंस, इजरा पाउंड, इलियट एंड लॉरेंस और विलियम कार्लोस विलियम्स, ये कुछ नाम है जिन्होंने इसका अच्छा यूज करके दिखाया फ्री वर्स में। नेक्स्ट है हीरोइक कपलेट। हीरोइक कपलेट क्या होती है? हीरोइक कपलेट इज अ राइम्ड कपलेट ऑफ आयम्बिक पेंटामीटर। यानी कि जो आयम्बिक पेंटामीटर में लिखा गया हो। अब आयम्बिक पेंटामीटर क्या होते हैं? देखिए, हर पोयम में मतलब जो लाइन होती है उसमें आपको मिलते हैं कुछ सिलेबल्स। तो जो 2 सिलेबल होते हैं वो मिलकर बनाते हैं एक फुट, या इसे कहते हैं हम आयम्ब। ठीक, ऐसे ऐसे जब दो दो की ये ग्रुप बन जाते हैं, कितनी जगह? 5 जगह, तो इसे कहते हैं पेंटामीटर, है ना। पेंटामीटर यानी जिसमें 5 मीटर है, दो दो का ये 5 आयाम दिया हुआ है, उसको कहा जाता है। तो जब किसी लाइन में, हीरोइक कपलेट वो होती है जिस जब किसी लाइन में हमें 1 2 3 4 5 5 पेंटामीटर मिल रहे हों, आयम्बिक पेंटामीटर मिल रहा हो, उसे हम कहते हैं हीरोइक कपलेट। नेक्स्ट वर्ड है ह्यूमेनिज्म। ह्यूमेनिज्म क्या होता है? जैसे पुराने जमाने में क्या होता था कि ईश्वर या जो वो ग्रंथों में लिखा हुआ है उसी पर बेस्ड हमारा सोसाइटी का सारा स्ट्रक्चर होता था। उसी के हिसाब से सोसाइटी चलती थी। जैसे पशु की बलि दे रहे हैं या नर बलि दी जा रही है, मतलब जो भी है ऐसी चीजें, उसको बकायदा वही मान के, मतलब कि ये हमारे शास्त्रों में लिखा है तो यही होना है। लेकिन जैसे जैसे सोसाइटी का डेवलपमेंट होता गया, ये पाया गया कि जो ह्यूमन है वो सर्वोपरि है। तो मानवता की हमें रक्षा करनी है। तो ये जो मानवता है इसी को आगे बढ़ाया गया, इसी को कहा जाता है ह्यूमनिज्म। ये जो टर्म है, द टर्म हैज नाउ कम टू मीन एन एटीट्यूड ऑफ माइंड बेस्ड अपॉन ह्यूमन वैल्यूज। यानी जो ह्यूमन वैल्यूज होते हैं उनकी जो माइंड सेट होता है, उनका जो एटीट्यूड होता है, उस पर ये बेस स्टडी होती है, या ह्यूमन मतलब उसका पार्ट होता है। चलिए नेक्स्ट वर्ड है आयम्बिक मीटर। आयम्बिक मीटर क्या होते हैं? जब एक पोइटिक लाइन जो होती है, पोएम में जो लाइंस होती हैं, वो मेड होती है, किससे बनी होती है? आयम्बिक फुट या फीट से। मतलब जिसमें कि आयम्बिक मीटर आ रहा हो, आयम्बिक फुट आ रहा है। आयम्बिक फुट क्या होते हैं? देखिए, पहला होता है एक अनस्ट्रेस्ड सिलेबल, ठीक। फिर दूसरा, उसके बाद क्या होगा? स्ट्रेस्ड।
तो इन दोनों का जो ग्रुप होता है ये दोनों मिलाकर कहलाते हैं फूट, है ना। तो इन्हीं की जब कोई भी लाइन ऐसी होगी कि जब ये फुट आ रहे हो पोयम में, चाहे हो सकता है 1 फुट हो, चाहे 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, तो ये मीटर बनता जाता है किसका, आयम्बिक मीटर बनता जाता है। ठीक। अगर इसके बारे में हम कभी और डिटेल स्टडी करेंगे तो, क्योंकि वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, तो आज के लिए फिलहाल इतना जान लीजिए कि अनस्ट्रेस्ड के बाद स्ट्रेस्ड सिलेबल आता है, वो मिलकर मिलकर बनाता है एक आयम्बिक फूट, और उन्हीं से जब कोई पोयम या पोइट्री बनती है तो उसे कहते हैं आयम्बिक मीटर। नेक्स्ट वर्ड है इमेजरी। इमेजरी क्या होती है? Imagery is the descriptive representation. It is the figurative language to evoke a picture or an idea in the mind of the reader. यानी कि जब हम कोई इमेज बना लेते हैं तो उस इमेज को कहा जाता है ये चीज जो है, जैसे आपने रेखा चित्र पढ़ा होगा, अगर आपने हिंदी पढ़ी है तो उसमें आता है रेखा चित्र, तो उसी को कहा जाता है। मान लीजिए कि इमेजरी का मतलब हो गया रेखा चित्र, यानी कि राइटिंग के थ्रू इतना डिस्क्रिप्टिव उसका रिप्रेजेंटेशन कर देना कि एक एक इंच, एक एक पॉइंट जो होता है कैरेक्टर का या स्थिति का, एटमॉस्फेयर का, कुछ भी, वो रीडर के माइंड में बिल्कुल सेट हो जाता है। अगर आप कभी कोई उपन्यास है, नॉवेल वगैरह पढ़िए, कोई बहुत अच्छी डिटेल में आप देखिए, आपको पता चलेगा, लगेगा कि आप एग्जैक्टली वहां पर पहुंच चुके हैं। तो इसी को कहा जाता है इमेजरी। नेक्स्ट है इंटीरियर मोनोलॉग। इंटीरियर मोनोलॉग क्या होते हैं? जब हमारे माइंड में जो कुछ भी बातें आ रही होती हैं, जो कुछ भी हम सोच रहे होते हैं, उनका जैसे जैसे वो चीजें हमारे मन में आ रही हैं, सेम उसी सीक्वेंस में जब हम कोई राइटिंग लिखते हैं, इनकोहेरेंट सीक्वेंस में, बिना रुके लगातार जो जैसे घटित हो रहा है हमारे दिमाग में, उसको हम जब रिप्रेजेंट करते हैं तो उसे कहा जाता है इंटीरियर मोनोलॉग। ठीक। मोनोलॉग तो होता है कि जैसे हम अकेले किसी से बातें कर रहे हैं अपने मन में ही, जैसे कहा जाता है। और इंटीरियर मोनोलॉग क्या होगा कि जैसे मोनोलॉग में तो हम एक पर्टिकुलर डिजाइन करते हैं कि हमें इस पर ही बात करनी है, इस पर ही लिखना है, या इस पर ही सोचना है। लेकिन इंटीरियर मोनोलॉग में जैसे जैसे हमारे मन में जहां जहां की चीजें आती जाती हैं, हम वहां वहां से लिखते जाते हैं, इसको कहा जाता है। नेक्स्ट है इंटरल्यूड। जो होता है वो किसी परफॉर्मेंस के बीच में, मतलब जैसे आप स्टेज पे चाहे परफॉर्म कर रहे हो, या जब कोई भी नॉवेल लिखा जाता है, तो माना 2 नॉवेल लिखे गए, तो उन नॉवेल्स के बीच में जो अंतराल आता है, जैसे होता है ना, आप देखते होंगे सीरियल्स में होता है 10 साल 20 साल का गैप लेके आगे की स्टोरी बताते हैं, तो उसमें पीछे क्या हुआ वो हमें पता नहीं चलता कि जो 10-20 साल ये बीच के रहे, उसमें आखिर स्टोरी में क्या हुआ होगा। तो उसी स्टोरी को बताने के पर्पज से ये नॉवेल्स में इंटरल्यूड का यूज होता है। और जो परफॉर्मेंस होती है, स्टेज परफॉर्मेंस होती है, उसमें इसका यूज होता था एक कॉमेडी के पर्पज से, जो कि 2 प्ले, मतलब 2 एक्ट होते हैं ना, तो उसके बीच में सेटिंग होती है, सेट बदलना होता है, कुछ बदलना होता है, तब तक के लिए वो इसको ऐड कर देते थे, जो कि कॉमेडी के साथ होता था। और फूहड़ तरीके से उसको रिप्रेजेंट करते थे। जब बहुत लंबा प्ले है तो क्या होगा, जो ऑडियंस बैठी है वो बोर होने लग जाएगी, तो उसको एंटरटेन करने के पर्पज से भी इसका यूज करते थे इंटरल्यूड का। नेक्स्ट है हमारा इन्वर्जन। इन्वर्जन क्या होता है? जनरली इन पोइट्री इन्वर्जन इज यूज टू मेंटेन अ पार्टिकुलर मीटर और राइम स्कीम। इसका यूज स्पेशली मेंटेन करने के लिए होता है, मीटर या राइम स्कीम को पोयम के लाइन में। द रिवर्सल ऑफ द नॉर्मल ऑर्डर ऑफ वर्ड्स इज नोन एज इन्वर्जन। जो नॉर्मल ऑर्डर ऑफ वर्ड्स होते हैं, यानी जैसे हम लिखते हैं, जैसे मैं जाता हूँ, ये लिख दिया, तो ये तो पोइट्री नहीं है, लेकिन अगर लिखें जाता हूँ मैं, तो ये थोड़ा सा इन इस जो रिवर्सल हुआ, इन्वर्जन हुआ इसका, उससे क्या हो जाता है, उस लाइन में थोड़ी सी लचक आ जाती है, मीटर आ जाता है, राइम स्कीम बन जाती है उसकी वजह से। इन प्रोज इट इज यूज टू एम्फेसाइज अ पार्टिकुलर वर्ड। कई बार जो प्रोज होता है उसमें इसका यूज होता है एम्फेसाइज करने के लिए, किसी बात पर जोर डालने के लिए। इन्वर्जन इज इन्वर्टिंग ऑफ द नॉर्मल वर्ड ऑर्डर इन अ सेंटेंस और फ्रेज। यानी कि जो नॉर्मल ऑर्डर है सेंटेंस या फ्रेज का, उसका उल्टा कर दिया जाता है, रिवर्स एक तरीके से कर दिया जाता है। इट इज ऑल्सो नोन एज एनास्ट्रोफ।
इसे एनास्ट्रोफ के नाम से भी जाना जाता है। तो याद रखिए, इन्वर्जन वर्ड कभी भी हो सकता है, एग्जाम में ऐसे भी पूछ सकता है, इन्वर्जन को क्या और कहते हैं, एनास्ट्रोफ कहते हैं, या फिर एनास्ट्रोफ को और क्या कहते हैं, तो वो हमारा इन्वर्जन हो जाएगा। आपने फिगर ऑफ स्पीच पढ़ी होगी, ये उसमें आ जाएगा आपका वर्ड। It is generally used in poetry as it is helpful in forming the meter and achieving emphasize। यानी कि ये जनरली पोइट्री में यूज किया जाता है ताकि मीटर का यूज जो है उसमें किया जा सके, अदरवाइज मीटर नहीं बन पाता है पोइट्री में। पोएम लिखते हुए हम जैसा सोचते हैं वैसा ही अगर लिख देंगे तो वो तो प्रोज बन जाएगा, पोइट्री नहीं बनेगी। तो उस पोइट्री में एम्फेसाइज करने के लिए इसका यूज होता है। लेक पोइट्स कौन होते हैं? लेक स्कूल, लेक पोइट्स या लेकर्स, अगर कभी भी एग्जाम में आपके ऐसा आता है तो याद रखिए, वर्ड्सवर्थ, कोलरिज, साउदे, ये सारे कौन थे? लेक पोइट्स थे। कई बार आ जाता है 4 राइटर्स दे दिए और बता दी, पूछ लिया कि इसमें से लेक पोइट कौन नहीं है, तो ये 3 तो हैं ही और जो चौथा है वो नहीं है। या फिर कई 4 नाम दे दिए, उसमें से पूछ लेते हैं कौन से लेक पोइट्स हैं। तो आप याद रखिए, चाहे टीजीटी पीजीटी किसी से भी रिलेटेड है आपका सिलेबस, तो उसमें याद रखिए 3 नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये रिपीटेड क्वेश्चन भी है। लेक डिस्ट्रिक्ट में जो रहते थे पोइट, लेक डिस्ट्रिक्ट, कम्बरलैंड एंड वेस्टमोरलैंड, उनको ही पुकारा जाता था लेक पोइट्स। द फर्स्ट क्रिटिक टू यूज द टर्म इन प्रिंट वाज जेफरी। जेफरी थे, उन्होंने पहली बार इसका यूज किया था लेक पोइट्स का। इन अ रिव्यू ऑफ कोलरिज बायोग्राफिया लिटरेरिया इन अगस्त 1817, एडिनबर्ग रिव्यू, जब बायोग्राफिया लिटरेरिया पब्लिश हुई थी तो उसके एक रिव्यू में जो जेफरी थे उन्होंने इस वर्ड का यूज किया था, लेक पोइट का। लैंग्वेज और लिंग्विस्टिक्स, आज लैंग्वेज की बात की जाए तो वो भाषा जिसके द्वारा हम अपनी बातों को या अपने विचारों को व्यक्त करते हैं उसे लैंग्वेज कहते हैं, जिसे हम स्पीच साउंड भी कह सकते हैं। और लिंग्विस्टिक्स क्या होते हैं? लिंग्विस्टिक्स होती है कोई भी भाषा जो उसका वैज्ञानिक तरीका है उसे लिखने, पढ़ने, बोलने का, या सब शब्दों को किस तरह से रखना है, इनका क्रम कैसे डिसाइड होगा, तो ये सारी चीजें जो अध्ययन की जाती हैं, स्टडी होती है, वो होता है लिंग्विस्टिक्स। लिंग्विस्टिक्स में जो लिंगुआ है उसका मतलब होता है टंग, और स्टिका मतलब होता है नॉलेज और साइंस। ठीक है, तो जो लिंग्विस्टिक्स है उसका मतलब है साइंस ऑफ नॉलेज। आपको जैसे पता होगा कि इंग्लिश में जब भी आप क्यू लिखते हैं तो उसके बाद यू का यूज करते हैं, हर बार आता है ना, क्यू के बाद यू आता ही है। और इसके वॉवेल्स क्या है? ए, ई, आई, ओ, यू, है ना। तो ये सारी चीजें हमें कैसे पता है? हमें ये सारी चीजें लिंग्विस्टिक्स की वजह से पता है, इसका भाषाई प्रारूप क्या है उसकी वजह से पता है। नेक्स्ट वर्ड है लिरिक। क्या होती है? द लिरिक ओरिजिनली वॉज अ composition to be sung with a lyre or harp. It forms a part of personal poetry. It is a personal poem which expresses the poet's own longings and feelings. It focuses on a single emotion such as love, hope, despair, grief, devotion, friendship और patriotism। ये इसकी मेन थीम हो सकती है ये सारी। There is a kind of unity of impression along with its musical nature. It is a short poem with personal note having a single thought and emotion. इसमें क्या होते हैं? सिंगल थॉट होता है और इमोशन होता है। Musicality, subjectivity, unity, spontaneity and brevity are its characteristics. ये इसके मेन कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, इसे याद कर लीजिए। म्यूजिकलिटी, सब्जेक्टिविटी, यूनिटी, स्पॉन्टेनिटी एंड ब्रेविटी आर इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। क्योंकि कई बार आप देखते हैं एग्जाम में आ जाता है कि इसमें क्या क्या थॉट और इमोशन हम शो कर सकते हैं, या इसके कैरेक्टर्स क्या हैं, इस तरह के भी आजकल क्वेश्चंस आने लगे हैं। तो ये याद रखिएगा कि ये सारे इसके मेन मेन पार्ट्स हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। नेक्स्ट, मैलाप्रॉपिज्म क्या होता है? देखिए, जब कोई वर्ड बार बार यूज होता है उसका मिसयूज होता है, मतलब यूज होना तो ठीक है, लेकिन जब उस वर्ड का मिसयूज होने लगता है तो उसे कहते हैं मैलाप्रॉप। यानी कि जब कोई राइटर किसी राइटिंग में एक वर्ड को बार बार रिपीटेड करता है, बार बार रिपीट करता है, जैसे आप देख लीजिए
अलोन अलोन ऑल अलोन है नहीं एक एंशियंट मार्जिनर की जो लाइंस हैं, तो इसमें बार बार ये अलोन वर्ड बार बार रिपीटेड होता है, तो ये क्या हो जाता है, वहां मिसयूज होता है, तो इसे ही कहा गया है। और ये जो वर्ड है, ये जो टर्म है, ये ड्राइव किया गया है जो शेल्डन की द राइवल्स थी, उसमें मिसेस मेलाप्रॉप एक कैरेक्टर है मेलाप्रॉप, उन्हीं के, क्योंकि वो वर्ड्स का गलत यूज करती है, बार बार यूज करती हैं, मेलाप्रॉप करती हैं, तो उन्हीं की वजह से इस वर्ड का मतलब आविर्भाव हुआ है इंग्लिश लिटरेचर में। नेक्स्ट वर्ड है हमारा मेमोयर। मेमोयर क्या होता है, आप जानते होंगे मेमोरी क्या होती है। मेमोरी होती है हमारी याद। तो हमारी मेमोरी में बहुत सारी ऐसी घटनाएं, बहुत सारे ऐसे इवेंट होते हैं जो हिडन होते हैं, जब हम किसी को बताएंगे वो तभी हम किसी को पता चलेगी। तो हमारी कई बार हम चीजों से सीखते हैं। हर इंसान अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसा जरूर होता है जिनकी वजह से वो चीजें सीखता है। तो हमारे जीवन की जो ऐसी घटनाएं होती हैं, उन्हीं को मेमोयर कहा जाता है जब वो रिटन फॉर्म में आती है। ऑटोबायोग्राफी, बायोग्राफी, डायरी, ये इन सबसे डिफरेंट होता है। डायरी होती है जब आप किसी, मतलब कोई इंसान जैसे मैं हूँ या आप हैं, तो अपनी दिन भर की घटनाएं या अपनी दिन भर के इवेंट्स को एक डायरी में नोट करते हैं, तो वो हमारी लाइफ के लिए होती है, पर्सनल यूज के लिए होती है। हम खुद के बारे में अपनी इंफॉर्मेशन, मतलब जैसे होता है ना, कोई चीज हमें बॉदर कर रही है, कुछ परेशान कर रही है, कुछ अच्छा महसूस हो रहा है, तो हम लिख के उसे दिखा देते हैं, मतलब उसे भड़ास निकाल लेते हैं, आप कह सकते हैं। और जो ऑटोबायोग्राफी है, वो हम अपने बारे में खुद दूसरों को बताते हैं कि हमने ये, हम यहाँ थे, हम यहाँ आए, ऐसा हुआ वैसा हुआ, जो भी चीजें हैं, लाइफ हिस्ट्री होती है। और बायोग्राफी होती है जब हमारे बारे में कोई और लिख कर बता रहा है कि ये ऐसे हैं, ये इन्होंने ये किया, इनसे हमें ये शिक्षा मिलती है। और जो मेमोयर होता है वो कोई स्पेशल घटना, कोई स्पेशल इवेंट या किसी फेमस पर्सनैलिटी से जुड़ा कोई वाकया हो सकता है जो आपको याद आए, राइटर को मतलब याद हो, जिनकी वजह से वो उस घटना को लिखता है कि उस घटना से उसे कितना प्रभावित किया और उसकी लाइफ चेंज हुई। तो द स्टोरी ऑफ अ लाइफ में बी ईदर अ बायोग्राफी और एन ऑटोबायोग्राफी। स्टोरी ऑफ लाइफ हो सकती है, लेकिन जो मेमोयर है वो होती है एक स्टोरी जिंदगी की। और जो ऑथर होता है वो उन चीजों के बारे में लिखता है जो, जिसकी वजह से उसके जीवन में टर्निंग पॉइंट आया, उसकी जिंदगी बदल गई। द राइटर इज नोन एज मेमोरिस्ट और अ मेमोरिस्ट, मेमोरियलिस्ट होता है, ठीक, वो ये कहलाता है। समझ में आ गया? ऑटोबायोग्राफी, बायोग्राफी, डायरी और मेमोयर। मेरे ख्याल से इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। नेक्स्ट देखते हैं। मेटाफिजिकल पोइट्स कौन होते हैं? मेटाफिजिकल पोइट्स, सबसे फेमस नाम तो आपको पता ही होगा, जॉन डन का है। ड्राइडन ने कहा था इनके बारे में, अ डिस्कोर्स कंसर्निंग द ओरिजिनल एंड प्रोग्रेस ऑफ सटायर। इट इज डॉक्टर सैमुअल जॉनसन हु extends this term and applies it to a school of poets in the Liver of the Poets, Life of Cowley. Dr. Johnson writes about the beginning of the 17th century appeared a race of writers that may be termed the metaphysical poets। यानी कि जो 17th सेंचुरी के जो राइटर थे, उनको क्या कहा है? मेटाफिजिकल पोइट्स का है। क्यों? क्योंकि वो बहुत ज्ञानी होते थे और उनकी राइटिंग जो होती थी उसे समझना आम इंसान के बस की बात नहीं थी। Now the term metaphysical poets is used for a group of the 17th century poets। जो 17th century के poets थे, ये उनके लिए word use होता है metaphysical poets। They are affected more or less by John Donne, जो कि जॉन डन से थोड़ा या बहुत प्रभावित रहे। In using the same poetic images in secular as well as religious poetry, Cleveland, Marvell, and Cowley are some poets who are known for secular poetry, while Herbert, Vaughan, Prussia, and Traherne are known for religious poetry। जो मेटाफिजिकल पोइट्स होते थे, उनकी जो बातें होती थी उसमें बहुत गहराई होती थी, जो कि आम इंसान नहीं समझ सकता था। तो वो हो सकता था कि वो रिलीजियस पोइट्री लिखते रहे हों,
या फिर कुछ थे जो सेकुलर पोइट्री लिखते रहे हों, लेकिन उनकी पोइट्री ऐसी होती थी कि आपका दिमाग जो है उसमें चकरा कर रह जाए कि आखिर राइटर कहना क्या चाह रहा है। तो स्पेशली इसके जो फादर हैं वो माना जाता है मेटाफिजिकल पोइट्स के मिस्टर जॉन डन। ठीक है, और आज के हमारा वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। और बाकी अगर आपको अच्छा लगा है हमारा वीडियो तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपको ऐसी और वीडियोस मिलती रहें। थैंक यू वेरी मच।